हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। पिछली बार यहाँ पर हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर शुरू किया था। तो इसके अंदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, विटेकर का जो 5 किंगडम सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, उसमें कौन से 5 किंगडम्स हैं, ये सारी बातें हम कर रहे थे। और फिर जो हमारा पहला किंगडम आता है 5 किंगडम्स में, यानी किंगडम मोनेरा, इसके बारे में हमने बात करना भी शुरू कर दिया था। आर्के बैक्टीरिया तक हमने बातें की थी। तो हमारे मोनेरा किंगडम के अंदर हम प्लेस करते हैं प्रोकैरियोटिक सेलुलर स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिजम्स को, जिनका प्रोकैरियोटिक सेल है, जिनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है, नेकेड जेनेटिक मटेरियल होता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जैसे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। इस तरह के सिंपल सेलुलर स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिज्म को हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और हमारे 5 किंगडम्स में से सिर्फ हमारे मोनेरा किंगडम के अंदर ये पाए जाते हैं। तो ज़्यादातर जब हम मोनेरा के बारे में बोलना चाहते हैं तो हम बैक्टीरिया ही वर्ड यूज़ कर देते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया ही इसके मेन मेंबर्स हैं। लेकिन हमारे मोनेरा किंगडम को मेन 2 कैटेगरी में हमने बांटा हुआ है, क्योंकि आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को एक दूसरे से अलग माना जाता है। आर्के बैक्टीरिया का जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो भी अलग है, जिसके कारण वो हार्श हैबिटेट्स में सर्वाइव कर पाते हैं। और इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास यू बैक्टीरिया। Now there are thousands of different U bacteria, or we can also call them the true bacteria. They are characterized by presence of a rigid cell wall. Cell wall तो इनके पास होगी ही. And if motile, they have a flagellum. Flagella भी इनके पास हो सकते हैं. The cyanobacteria, also referred to as blue-green algae, have chlorophyll A similar to the green plants. तो साइनोबैक्टीरिया की बात भी हम यू बैक्टीरिया के अंडर ही करते हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादा सवाल आते हैं, क्योंकि कई बार साइनोबैक्टीरिया की जगह पर लिखा होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, और एल्गी एक मिसनॉमर हो गया इनके लिए, क्योंकि एल्गी वैसे तो प्लांट किंगडम के अंडर आ जाते हैं, लेकिन ये प्लांट किंगडम के नहीं, हमारे मोनेरा किंगडम के मेंबर्स हैं। हालांकि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, हालांकि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इनके पास प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल ए भी होता है, लेकिन क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है इसीलिए प्लांट किंगडम में इनको नहीं रखा जा सकता। तो हमारे साइनोबैक्टीरिया ही ब्लू ग्रीन एल्गे हैं, एंड दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। द साइनोबैक्टीरिया माइट बी यूनिसेल्युलर, कोलोनियल और फिलामेंटस। तीनों तरह से हमको ये मिल सकते हैं। हो सकता है कि इनके सेल अकेले अकेले तैर रहे हों, तो यूनिसेल्युलर कंडीशन हो गई। अगर साइनोबैक्टीरिया के बहुत सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स आपस में मिलकर एक सिंगल यूनिट की तरह रह रहे हैं, तो इसको हम कोलोनियल बोलेंगे। और अगर ये कॉलोनी एक चेन के रूप में या एक थ्रेड के रूप में एक के बाद एक क्लस्टर के बजाय सेल्स ने एक चेन बनाई हुई है, तो इसको हम फिलामेंटस कंडीशन बोल देंगे। और इन तीनों ही कंडीशंस में अलग अलग तरह के साइनोबैक्टीरिया हमको मिल सकते हैं। ये फ्रेश वाटर हैबिटेट में भी मिलते हैं और मरीन में भी, या फिर टेरेस्ट्रियल एल्गी के रूप में भी हमको मिल सकते हैं, लैंड पर भी मिल सकते हैं। इनकी कॉलोनीज ज्यादातर एक जिलेटिनस शीट से सराउंडेड होती हैं, एंड दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पल्यूटेड वाटर बॉडीज। जिन वाटर बॉडीज में वाटर न्यूट्रिएंट्स में रिच हो जाता है, वहां पर इनकी एक्सेसिव ग्रोथ से एल्गल ब्लूम भी हो जाता है। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocyst. अब ये तो हम जानते ही हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हायर प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन तो हमारे एटमॉस्फेयर में खूब सारा है। 70% एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन भरा हुआ है, लेकिन इस नाइट्रोजन को ऑब्टेन कर पाना प्लांट्स के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन के एटम एक दूसरे से बहुत ही जोर से बाउंड होते हैं, बिल्कुल ट्रिपल बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं। उनको अलग करके प्लांट यूज़ नहीं कर सकता। इसीलिए प्लांट्स उसे यूज़ कर पाए ऐसे एक एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है उनको नाइट्रोजन फिक्सेशन नाम की प्रोसेस से। और ये प्रोसेस सिर्फ कुछ गिने चुने प्रोकैरियोट्स ही कर सकते हैं, जिसमें कुछ साइनोबैक्टीरिया भी आ जाते हैं। तो कुछ साइनोबैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, उनके पास हेटेरोसिस्ट नाम के स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। नॉस्टॉक और एनाबेना जैसे साइनोबैक्टीरिया में हम ये हेटेरोसिस्ट देखते हैं, जिनके अंदर वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं। Chemosynthetic autotropic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrites and ammonia and use the released energy for ATP production. तो एक तरफ तो हमारे पास फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो कि सनलाइट की एनर्जी को यूज करके अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, और दूसरी तरफ कुछ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी हैं, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करके, इनको ऑक्सीडाइज करके और इनकी एनर्जी को यूज करके इनसे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। तो हमारे पास एनसीईआरटी में एक डायग्राम है सिंपल सा हमारे नॉस्टॉक साइनोबैक्टीरियम का, जिसके अंदर हमें इसकी एक कॉलोनी दिखाई हुई है, जो एक म्यूसिलेजिनस या आप कह सकते हो एक जिलेटिनस शीट से कवर्ड है, और कुछ स्पेशलाइज्ड सेल लेबल किए हुए हैं हेटेरोसिस्ट करके, जिसके अंदर ऑब्वियसली नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही होगी। इसके बाद बात कर लेते हैं ज़रा हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया की, क्योंकि जैसा हमने पिछली बार बात की थी, ज़्यादातर बैक्टीरिया तो हेट्रोट्रॉपिक ही होते हैं। दे आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर।
द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स मतलब कि हमारे नेचुरल इकोसिस्टम्स में जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है, भले ही वो प्लांट्स या एनिमल्स का वेस्ट हो या उनकी डेड बॉडीज हो, उनके रिमेन्स हो, इनका ब्रेक डाउन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बैक्टीरिया और फंजाई जैसे माइक्रोब्स का। Many of them have a significant impact on human affairs. Human beings को भी काफ़ी अफेक्ट करते हैं बैक्टीरिया। They are helpful in making curd from milk. यूजफुल तो होते ही हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे काम की हैं, कई सारे बैक्टीरिया हैं जो हमारे काम के हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस जो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन भी इनकी मदद से होता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में ये नाइट्रोजन की फिक्सेशन भी करते हैं। बट सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स। तो कई सारे बैक्टीरिया जो कि हेटेरोट्रॉपिक हैं, हमें फ़ायदा देने के बजाय नुकसान भी दे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिजीजेस के पॉजिटिव एजेंट बैक्टीरिया होते हैं, जिसके एग्जाम्पल क्या हो गए? कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ये सारी डिजीजेस बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती हैं। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, एनसीईआरटी हमें ब्रीफली बताती है दैट बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिशन, यानी सेल डिवाइड हो जाता है और जो 2 डॉटर सेल्स बनते हैं वही इस बैक्टीरिया के यंग वंस आप समझ लो। Sometimes, under unfavorable conditions, they produce spores. They also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to the other. तो DNA ट्रांसफर की मदद से भी ये रिप्रोड्यूस करते हैं, हालांकि इससे इनके नंबर्स इंक्रीज नहीं होते, बस जेनेटिक मटेरियल कॉन्जुगेशन से एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में पास होता है। अच्छा, हमारे पास माइकोप्लाज्मा नाम का भी एक मेंबर है अपने मोनेरा किंगडम का। द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। है तो ये मोनेरा के अंदर ही, लेकिन इनके पास में सेल वॉल नहीं होती है, और सेल वॉल ना होने की वजह से इनका साइज बहुत ही छोटा होता है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, एनेरोबिक होते हैं, ये सेल वॉल पोजेस नहीं करते। एंड मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये माइकोप्लाज्मा को ही कहीं कहीं पर पीपीएलओ भी बोला जाएगा, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये हमारे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल हो जाते हैं और इन्हीं को जोकर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि मोनेरा किंगडम के मेंबर है, फिर भी सेल वॉल इनके पास में नहीं है और साइज में ये इतने छोटे हैं। तो माइकोप्लाज्मा भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, एक इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट हो जाता है जिसमें से काफ़ी सवाल आ सकते हैं। इसके बाद हम आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और हमारे माइकोप्लाज्मा को ब्रीफली डिस्कस करने के बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर पहुंचते हैं अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के दूसरे किंगडम पे, यानी किंगडम प्रोटिस्टा। तो ऑब्वियसली प्रोटिस्टा किंगडम में आने वाले सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को तो हम एक एक करके नहीं पढ़ सकते, लेकिन इसके अंदर जो हमने मेजर ग्रुप्स रखे हुए हैं उनके बारे में थोड़ा यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। सभी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स को हमने प्लेस किया हुआ है प्रोटिस्टा में, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। हमने क्या बोला कि एक सिंगल सेल्ड यूकैरियोट अगर हमारे पास है तो उसको हम प्रोटिस्टा में रखेंगे। सबसे पहले हमारा मोनेरा किंगडम, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स को डाला हुआ है। इसके बाद प्रोटिस्टा किंगडम से शुरू होते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जिसमें यूनिसेल्युलर वालों को हमने प्रोटिस्टा में रखा है। लेकिन कई लोग ऐसा भी मान सकते हैं कि अगर कोई फोटोसिंथेसिस करने वाला सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसके पास क्लोरोफिल वगैरह सब कुछ है, यूकैरियोटिक सेल्युलर स्ट्रक्चर है, तो मैं तो उसको प्लांट मानूंगा। यही कारण है कि बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। वैसे पहली नजर में आप प्रोटिस्टा को देखते ही बस यही इमेज दिमाग में बनाओगे कि ये सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स का किंगडम है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा एम्बिग्यूअस है। द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड. What may be a photosynthetic protist to one biologist may be a plant to another. In this book, we include chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans under protista. तो ये 4-5 ग्रुप्स हैं जिनको प्रोटिस्ट के अंडर यहाँ पर इस बुक में हम पढ़ते हैं. Members of Protista are primarily aquatic. ज़्यादातर प्रोटिस्ट हमको पानी में ही रहते हुए मिलेंगे. This kingdom forms a link with the others dealing with plants, animals and fungi. क्योंकि अब मोनेरा तो हमारे सबसे अलग थे, वो तो प्रोकैरियोटिक सेल वाले थे, लेकिन प्रोटिस्टा से हमारे यूकैरियोटिक सेलुलर स्ट्रक्चर वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स शुरू हो गए हैं. तो सभी के साथ एक लिंक की तरह ये प्रोटिस्ट किंगडम फंक्शन करता है. Being eukaryotes, the protistan cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound cell organelles. Some have flagella or cilia. Protists reproduce asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation. तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं. हमारी एनसीईआरटी बुक ने प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर कौन से ग्रुप्स हमको बताए हुए हैं. सबसे पहले आ गए हमारे क्राइसोफाइट्स. दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड द गोल्डन एल्गी, यानी हमारे डेस्मिड्स. तो यहाँ पर मेनली डायटम्स को हम डिस्कस करेंगे. और डायटम्स के नाम से हमें पता लग रहा है कि 2 स्ट्रक्चर्स हैं जिन्होंने मिलकर आपस में इस डायटम को बनाया हुआ है.
दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन एनवायरमेंट्स, दोनों तरह के एक्वेटिक हैबिटेट में डायटम्स हमको मिलते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड दे फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट्स, इसीलिए इनको प्लैंकटन कहते हैं। प्लैंकटन का क्या मतलब है? जिसके पास खुद का कुछ फ्लैजेला वगैरह नहीं है, खुद वो कहीं भी तैर कर नहीं जा सकता, बस पानी उसको जहां ले जाएगा, वाटर के करंट्स उसको जहां ले जाएंगे, लहरें जहां बहा के ले जाएंगी, सिर्फ वहीं पैसिवली वो फ्लोट कर सकता है, पानी के ऊपर तैर सकता है, खुद अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जाएगा, तो उसको प्लैंकटन बोलेंगे। और हमारे जो डायटम्स हैं वो इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। तो डायटम इसका नाम इसीलिए रखा है क्योंकि इसकी जो सेल वॉल है उसमें दो ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं और वो आपस में जब फिट हो जाते हैं तब ये सेल वॉल पूरी होती है। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस द वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टेबल। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनकी सेल वॉल होती है, सिलिका उसमें हमें मिलता है और इसीलिए डायटम मर जाता है उसके बाद भी उसकी सेल वॉल उसके इकोसिस्टम में परसिस्ट करती रहती है, सेल वॉल नहीं गलती है क्योंकि उसके अंदर सिलिका होता है। Thus, they have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat. इनके हैबिटेट में डायटम्स के मर जाने के बाद भी हमें इनकी सेल वॉल के बहुत लार्ज अमाउंट में, लार्ज वॉल्यूम में सेल वॉल डिपॉजिट्स मिलते हैं। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स इज रेफर्ड टू एज डायटमेशियस अर्थ। तो ये जो इनकी सेल वॉल्स इकट्ठी हो गई हैं बहुत सारी समय के साथ, इसे हम डायटमेशियस अर्थ कहते हैं। बहुत ही ग्रिटी होता है, दरदरा होता है ये, एंड दैट इज वाई इट इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन एंड ऑल्सो इन साउंड प्रूफिंग। तो डायटमेशियस अर्थ के बहुत सारे यूजेस हैं एंड डायटम्स आर ऑल्सो द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस। क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है, क्योंकि ये ऑटोट्रॉपिक है, इसीलिए ओशन के अंदर हमारे मरीन इकोसिस्टम में फूड चेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि ये हमारे प्लैंकटन के अंदर आ गए और ऑटोट्रॉपिक है, तो खाना बनाते रहेंगे, जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सिंथेसाइज करते रहेंगे और इसी पर, इन्हीं ऑटोट्रॉप्स के ऊपर हमारी एक्वेटिक फूड चेन जो है टिकी रहती है। तो डायटम्स के बारे में 2-3 मेन चीज़ हमको याद रखनी है, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें से बार बार सवाल आता है, इनकी सेल वॉल जो कि एक सोप बॉक्स की तरह स्ट्रक्चर रखती है, डायटमेशियस अर्थ भी उसको बोलते हैं। और इस डायटमेशियस अर्थ के काफ़ी एप्लीकेशंस हैं हमारे लिए, क्योंकि लार्ज वॉल्यूम में डिपॉजिट हो चुके हैं ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, और फिल्ट्रेशन के लिए, पॉलिशिंग वगैरह के लिए ये हमारे काम आते हैं। चलो भाई, इसके बाद दूसरा टॉपिक, दूसरा ग्रुप जो कि हमने प्रोटिस्ट में इंक्लूड कर रखा है हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर, वो होते हैं हमारे डायनोफ्लैजेलेट। अब हमारे डायटम बेचारे प्लैंकटन थे, पैसिवली फ्लोट कर रहे थे, उनके पास फ्लैजेला वगैरह कुछ नहीं था कि वो अपनी मर्जी से यहाँ वहाँ जा सकें या तैर सकें। लेकिन डायनोफ्लैजेलेट्स, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, 2 फ्लैजेला पोजेस करते हैं। They are mostly marine and photosynthetic. They can appear yellow, green, brown, blue or red depending on the main pigments present in their cell walls. तो इनमें भी काफ़ी डाइवर्सिटी है, डिफरेंट डाइनोफ्लैजेलेट्स की स्पीशीज में अलग पिगमेंट्स हमको मिलेंगे। The cell wall has stiff cellulose plates on the outer surface. सेलुलोज की बनी हुई स्टिफ प्लेट्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग सेल वॉल होती है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजेला, एक लॉन्गिट्यूडिनल होता है और दूसरा ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। तो एक लॉन्गिट्यूडिनल और एक ट्रांसवर्स फ्लैजेलम, इस तरह से 2 फ्लैजेला हमें डाइनोफ्लैजेलेट्स में मिलेंगे। वेरी ऑफन रेड कलर्ड डाइनोफ्लैजेलेट्स, जैसे कि गोनियोलेक्स हो गया, अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड। तो किसी किसी रीजन में रेड कलर के डाइनोफ्लैजेलेट्स इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, अपना नंबर इतना बढ़ा लेते हैं कि जो सी है वो रेड कलर की अपीयर होने लगती है। इसको रेड टाइड बोला जाता है। और गोनियोलेक्स का नाम आप याद रख लो, गोनियोलेक्स ही वो डाइनोफ्लैजेलेट है जो इस तरह के फिनोमेना के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल द मरीन एनिमल्स सच एज द फिशेस। तो डाइनोफ्लैजेलेट्स के बारे में भी 2 ही 3 मेन पॉइंट्स हैं। अगर हम प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में हमको जो बताया हुआ है हमारी एनसीईआरटी बुक में उसको देखें तो है तो 4-5 ग्रुप्स, लेकिन असल में इनके बारे में बहुत ही ब्रीफली बोला है, बहुत ही हल्का हल्का ऊपर ऊपर से बताया हुआ है। तो इसको याद करने में, इसको समझने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डायटम्स और डाइनोफ्लैजेलेट्स के बाद आप यूग्लेनॉइड्स पे आ जाओ। डायटम और डाइनोफ्लैजेलेट दोनों ही हमारे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट थे, लेकिन यूग्लेनॉइड हमें यहाँ पर एक बीच की कंडीशन शो करेंगे। Majority of them are freshwater organisms found in stagnant water. Instead of a cell wall, they have a protein-rich layer called pellicle, which makes their body flexible. तो एक rigid या बहुत ज़्यादा tough cell wall के बजाय उनके चारों तरफ उनकी बॉडी कवर्ड होती है पेलिकल नाम के एक फ्लेक्सिबल लेयर से, जो कि प्रोटीन की बनी होती है। यूग्लिनॉइड्स ऑल्सो हैव 2 फ्लैजेला, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। Though they are photosynthetic in the presence of sunlight, when deprived of sunlight, they behave like heterotrophs by predating on other smaller organisms. तो यहाँ पे देखो, हमारे डायटम और डाइनोफ्लैजेलेट तो फोटोसिंथेटिक थे, लेकिन जो यूग्लेनॉइड है फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, लेकिन अगर उनको सनलाइट नहीं मिलती, अगर धूप नहीं है, तो उस समय पे वो हेटेरोट्रॉपिक भी हो जाते हैं और अपने से साइज में जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उन पर प्रे भी कर सकते हैं।
इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, और यूग्लिनॉइड का बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे पास यूग्लिना। सिंपली यूग्लिना, हमारे एनसीईआरटी बुक ने हमको यूग्लिनॉइड का एग्जाम्पल दे रखा है। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आप क्या कहोगे? ये वैसे तो ऑटोट्रॉपिक है, अपना खुद फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पे हेट्रोट्रॉपिक भी बन सकते हैं, तो इनको आप बोलोगे फैकल्टेटिव हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, फैकल्टेटिव यानी जरूरत पड़ने पे जैसा होता है कर लेते हैं। इसके बाद डायटम, डायनोफ्लैजेलेट और यूग्लिनॉइड के बाद हमारे पास आ जाते हैं अपने स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स आर द सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। देयर बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। तो देखो यार, डायटम, डायनोफ्लैजेलेट तो अपने फोटोसिंथेटिक थे। इसके बाद यूग्लिनॉइड ऐसा निकला जो फोटोसिंथेसिस कर तो सकता है, लेकिन जरूरत पड़ने पे वो हेट्रोट्रॉप भी बन जाता है। इसके बाद आ गए हमारे पास स्लाइम मोल्ड। ये पूरी तरह से हेट्रोट्रॉपिक है, इनफैक्ट सैप्रोफिटिक है। सैप्रोफिटिक यानी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ये फीड करते हैं। तो डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स को ये खा लेते हैं। दे इनगल्फ द ऑर्गेनिक मटेरियल। अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। तो वैसे तो ये यूनिसेल्युलर होते हैं, लेकिन आपस में मिलकर रहते हैं, इसीलिए ये प्लाज्मोडियम नाम की एक एग्रीगेशन बना लेते हैं, बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स आपस में मिलके, जो कि कई फीट लंबी हो सकती है, और जिस भी ऑर्गेनिक मटेरियल पे ये फीड कर रहे हैं उसके ऊपर ये फैल जाती है। During unfavorable conditions, the plasmodium differentiates and forms fruiting bodies bearing spores at their tips. तो unfavorable conditions में fruiting bodies बन जाती हैं जिनके अंदर spores बनेंगे। unfavorable conditions में आपने देखा था कि बैक्टीरिया के अंदर भी spores बन सकते हैं। These spores possess the true walls. They are extremely resistant and survive for many years. Spores resistant होते हैं, इसलिए unfavorable conditions में भी उनकी डेथ नहीं होगी, और जब favorable conditions return होती हैं तब ये spores germinate होके नए slime mold बना सकते हैं. They can survive for many years even under adverse condition and they are dispersed by air currents. तो slime molds के बारे में mainly हमें यही याद रखना है कि इनका जो mode of nutrition है, अभी तक हमने जिन प्रोटिस्ट के बारे में पढ़ा उनसे एकदम अलग है। ये पूरे के पूरे हेट्रोट्रॉपिक हैं, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं प्लाज्मोडियम नाम का एक एग्रीगेशन बना के। चलो भाई, इसके बाद आ जाओ प्रोटोजोअन पे। अगेन प्रोटोजोअन में भी हमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा पूरा का पूरा हेट्रोट्रॉपिक मिलेगा। पैरासाइट्स भी मिलते हैं इसके अंदर। तो देखो कुछ कैटेगरीज में फर्दर प्रोटोजोआ को डिवाइड किया हुआ है। देखते हैं कौन से प्रोटोजोआ है हमारे पास। All protozoans are heterotrophs and live as predators or parasite। या तो predator होंगे या parasite होंगे। They are believed to be primitive relatives of animals, क्योंकि animals जैसा ही बिल्कुल इनका mode of nutrition है। And there are 4 major groups of protozoan। सबसे पहले हमारे अमीबॉइड प्रोटोजोअन हो जाते हैं। दे लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया, फॉल्स फीट होते हैं उनके पास। तो अमीबा हमारे पास अमीबॉइड प्रोटोजोअन का एग्जाम्पल है। याद रखने में इसको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी हमें। अमीबॉइड प्रोटोजोअन का एग्जाम्पल क्या है? सिंपली अमीबा, नाम से ही हमें पता लग जाता है। मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। कुछ मरीन जो हमारे अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स होते हैं, सिलिका का बना हुआ शेल भी हो सकता है इनके पास में। एंड सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा आर पैरासाइट्स। तो अमीबिक डिसेंट्री कॉज करने वाला जो पैरासाइट है एंट अमीबा, ये भी अमीबॉइड प्रोटोजोअन की कैटेगरी में आ जाएगा। और अमीबा के बारे में तो हम बचपन से ही पढ़ रहे हैं, अमीबा का डायग्राम, उसके सूडोपोडिया बना ही रहे हैं, तो ये तो याद करने में हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो प्रोटोजोअन के अंदर एक तो होते हैं अमीबा जैसे अमीबॉइड प्रोटोजोअन। इसके बाद दूसरे हमारे पास आए फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन। जैसे नाम से ही बता सकते हैं इनके पास फ्लैजिला है। तो जिन प्रोटोजोअन के पास फ्लैजिला है, जो फ्लैजिला की मदद से मोटिलिटी शो कर सकते हैं, उनको फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन की अलग से कैटेगरी में डाल दिया। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर ईदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। इनके पास फ्लैजिला होंगे। एंड द पैरासिटिक फॉर्म्स कैन कॉज डिजीजेस सच एज स्लीपिंग सिकनेस। तो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करने वाले पैरासाइट का नाम क्या है? ट्राइपैनोसोमा। और ये ट्राइपैनोसोमा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन की कैटेगरी में हमारे प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आ जाता है। हमारे पास तीसरी कैटेगरी जो प्रोटोजोअन्स की आती है, ये है सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स की। अब याद करो, ऐसा कौन सा प्रोटोजोअन है, ऐसा कौन सा यूकैरियोटिक सेल है जो चारों तरफ से सीलिया से सराउंडेड होता है? अमीबा के साथ ही साथ बचपन में आपको इससे भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, बचपन से ही इसका डायग्राम बना रहे हो। दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। इनकी बॉडी सर्फेस पे बहुत सारे सीलिया होते हैं। दे हैव अ कैविटी कॉल्ड गलट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सर्फेस। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलट। तो सीलिया की मदद से ये फीड करते हैं। सीलिया की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से ही खाने को ये अपने गलट तक लेकर आते हैं, जिस खाने को फिर ये अंदर ले लेंगे और सीलिया की मदद से ही मोटिलिटी शो करेंगे। और इस तरह के प्रोटोजोअन का एग्जाम्पल हमारे पास पैरामीशियम हो जाता है, जिससे हम सभी अवेयर हैं, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं।
इसके बाद चौथी कैटेगरी हमारे पास हो जाती है स्पोरोजोअन्स की। इसमें डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स हैं दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। तो कुछ प्रोटोजोअन ऐसे होते हैं जिनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये पैरासाइट होंगे और इनकी लाइफ की जो इन्फेक्शियस स्टेज होगी ना, जिसमें ये अपने होस्ट की बॉडी में एंटर करेंगे, वो एक स्पोर लाइक स्टेज होगी। द मोस्ट नोटोरियस इसमें सबसे जो फेमस है वो होता है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया डिजीज कॉज करने वाला पैरासाइट है एंड दिस डिजीज हैज अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो हमारे प्रोटोजोआ एनिमल्स के जो हैं प्रिमिटिव रिलेटिव्स के रूप में जाने जाते हैं और सारे के सारे ये हेट्रोट्रॉप होंगे। फर्दर 4 कैटेगरी में हमने इनको बांट दिया। अमीबॉइड प्रोटोजोन में आ गया हमारा अमीबा, फ्लैजेलेटेड में आ गया स्लीपिंग सिकनेस कॉज करने वाला ट्राइपैनोसोमा, सिलिएटेड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल हमारे पास पैरामिशम, और स्पोरोजोन में मलेरिया कॉज करने वाला पैरासाइट हमारा प्लाज्मोडियम। ये एक ही एक एग्जाम्पल इसका हम याद कर ले तो बहुत है। और इन्हीं चारों कैटेगरीज के साथ हमारे प्रोटोजोन्स का टॉपिक भी एनसीईआरटी बुक से खत्म हो जाता है। अगर आप देखो तो प्रोटिस्ट के अंडर आने वाले सभी ग्रुप्स को बहुत ही ब्रीफली आपको बताया गया है। इनके बारे में पढ़ना, इनके बारे में जानना एनसीईआरटी बुक के लेवल पे हमारे लिए बहुत ही ईजी है। और चलो अगली बार हम स्टार्ट करेंगे हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंडर आने वाले तीसरे किंगडम के साथ, यानी किंगडम फंजाई। तो फंजाई को क्योंकि अलग से एक किंगडम दिया हुआ है, इनमें कोई खास बात तो होगी ही, और फर्दर इनको भी कई ग्रुप्स में डिवाइड किया है। तो अभी आज हमने प्रोटिस्ट के अंडर आने वाले, हमारे किंगडम प्रोटिस्टा में आने वाले डिफरेंट ग्रुप्स को डिस्कस किया, इनके एग्जाम्पल्स भी मेंशन किए। नेक्स्ट टाइम बात कर लेते हैं हम फंजाई के बारे में। तो चलो मिलेंगे अगली बार।